हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। जनरली जो है वो आपका थर्ड चैप्टर जो एटम और मॉलिक्यूल्स का ही है, लेकिन मैंने उसमें कंपाउंड भी डाला हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कंपाउंड का भी देना चाहती हूँ। क्योंकि इस कंपाउंड के बिना जो चैप्टर अधूरा है, इस स्लाइड जो है वो कॉन्सेप्ट कंपाउंड का भी दिया जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स से। एटम्स क्या है? तो सबसे पहले जो है वो आप ये समझिए कि जो है वो हम लोग जो भी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, बहुत सारे जो है वो तत्व, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें मौजूद रहते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मतलब हर एक ग्रुप में जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व मौजूद हैं, जिसमें से आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं और ऑक्सीजन बोलते हैं तो ये आखिर है क्या चीज़? ये है आपका एलिमेंट, ठीक है। लेकिन उसी हाइड्रोजन में से, ठीक है, या सोडियम ले लिए या मैग्नीशियम ले लिए, मान लीजिए जो है वो मैं जो है एलिमेंट जो है वो ड्रॉ कर दी हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। हम मान लीजिए जो है वो ये आपका एक एलिमेंट है जिसका नाम जो है वो मैग्नीशियम है, या मैग्नीशियम रख लीजिए, या आप एल्युमिनियम रख लीजिए, या आप जो है वो कार्बन रख लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप रख लीजिए और उसके बाद जो है वो ये एक एक जो है वो एलिमेंट है। और ये एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ है? ये बहुत सारे जो है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। और ये कण क्या है? तो ये कण ही जो है वो एटम्स हैं। इसलिए जो है वो अगर मैं मैग्नीशियम लिखती हूँ, अगर मैं मैग्नीशियम लिखती हूँ तो इसका मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट्स जो है वो कैसा है, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एटम्स की बात कर रही हूँ तो एटम्स जो है वो मैं कैसे लिखूँगी? मैं mg के रूप में लिखूँगी। इसको और क्लियरली समझने के लिए मैं सिंपल जो है वो आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए जो है वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? पदार्थ पढ़ा। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पदार्थ पढ़ा है। और पदार्थ क्या है? पदार्थ हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या है? पदार्थ है, पदार्थ का ही रूप है। मान लीजिए ये हम जो है वो अभी चौक लिए हुए, ठीक है। ये चौक है, ये भी जो है वो मैटर है, ये भी एक पदार्थ है। लेकिन ये पदार्थ जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ये उस चीज़ से मिलके बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स। यानी कि अगर हम इसको जो है वो चूर कर देते हैं तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप देख रहे हो, पाउडर्स फॉर्म में देख रहे हो, ये सब क्या है? ये एटम्स है। लेकिन वो एटम्स, ये एटम्स तभी होगा जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ एटम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप समझ गए होंगे। अब अगर हम एटम की बात करें तो मैं शॉर्ट रिव्यू जो है वो आपको देना चाहूँगी कि जो है वो एटम आखिर होता कैसा है। तो एटम जो है वो इट जस्ट लाइक अ बॉल। मान लीजिए कि हम एक कल्पना के रूप में जो है वो, ये इतना बड़ा दिखता नहीं है लेकिन मैं आपको काल्पनिक रूप से जो बता रही हूँ कि एटम्स जो है वो कैसा दिखता है, वो बॉल की तरह होता है, ठीक है। उसके सेंटर में जो है वो क्या होता है? सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और एक बाहरी कक्षा होता है, बाहरी कक्षा, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यही स्ट्रक्चर आपके एक एटम्स का होता है। वो एटम्स क्या होता है? बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ये तो बहुत बड़ा है, ये मॉलिक्यूल्स है आपका, लेकिन जो है वो आपका जो है वो ये जो सबसे छोटा पार्ट्स है जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये एटम का जो है वो संरचना होता है। एटम्स के जो है वो सेंटर में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और शॉर्ट रिव्यू में मैं बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो आविष्कार जो वो जे थॉम्सन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का जो है वो किसने किया था? प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो ये सब भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट ने किया। चैडविक ने किया,
ठीक है। तो ये इतना डिटेल्स में आपको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये जो है वो हम लोग जब डिटेल्स क्लासेस में पढ़ेंगे उसमें जो है वो मैं आपको सारे न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, इसका चार्जेस क्या होता है, न्यूट्रॉन में जो है वो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, मतलब पूरा डिस्कशन हम लोग लेटर ऑन करेंगे। अभी सिर्फ जो है वो आप ये समझें कि एटम्स क्या होता है। तो एटम्स जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। होप आप ये समझ गए होंगे। और जो है वो मॉलिक्यूल्स की तरफ अगर हम आ जाएं, मॉलिक्यूल्स की तरफ अगर आ जाएं तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है जब एक ही तरह के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मान लीजिए कि अगर आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास पानी ले लिए हम लोग, एक ग्लास क्या ले लिए, पानी ले लिए। तो एक ग्लास पानी में जो है बहुत सारे हाइड्रोजन के कण जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन के कण मौजूद हैं इस पानी में। तो ये हाइड्रोजन ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड ऑफ वाटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही H2O मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से जो है वो मिलकर के क्या बना है, ये कंपाउंड बना है। और कंपाउंड ऑफ क्या है, कंपाउंड ऑफ वाटर है। किसका यौगिक है, कंपाउंड यानी यौगिक, और किसका यौगिक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का यौगिक है। अब हम लोग इसको मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है वो ये दो प्रकार के एटम्स से मिलकर के बना हुआ है, दो प्रकार के एटम्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें से जो है वो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन क्या है, वन ऑक्सीजन है, ये वन ऑक्सीजन है, और इसी से जो है वो मिलकर के जो है वो आपका वाटर बना है। इसलिए जो है वो हम लोग कंपाउंड ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप सिंपल चीज़ से समझ लीजिए कि कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्ट को जो है वो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यानी यौगिक का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो है वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो क्या किए, बहुत शोध करते रहे सब लोग कि आखिर जो है वो क्या हम जो मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे बनता है, और जो है वो एटम्स जो है वो जब मिलते हैं तो क्या होता है, और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसे होता है। कॉम्बिनेशन यानी कि कैसे जो है वो दो एटम्स जो है वो मिल करके जो है वो क्या होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी तक जो है वो ये सब डिस्कशन होता रहा। लेकिन फिर जो है 18वीं शताब्दी में के अंत में और 18वीं शताब्दी में जो है वो जो है वो ये चीज़ जो है वो लेवोजियर और प्राउस्ट ने जो है वो जो है वो ये बताया कि जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, किसका, एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। उसके बाद में जो है वो डाल्टन्स ने भी बताया, और भी बहुत सारे जो है वो वैज्ञानिक आए इसमें, जिसमें हम लोग जो है वो डेमोक्रिटस का भी नाम जानते हैं, ल्यूपियस का भी नाम जानते हैं, पकुड़ा का भी नाम जानते हैं। सबसे पहले जो भारतीय दार्शनिक लोग जो थे उसमें जो है वो पकुधा कात्यायन का नाम जानते हैं हम लोग। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये कण जो सामान्य रूप से संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो कण जो है संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये पकुधा कात्यायन ने कहा। उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक और ल्यूपियस ने जो है वो कहा कि जब प्राप्त कण को हम पुनः जो हम कण प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग पुनः विभाजित नहीं कर सकते। वही जो हम लोगों ने कहा कि एटम्स को जो है वो हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो डेमोक्रिटस और लियोपियस ने भी कहा, ठीक है। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में जो है वो में वैज्ञानिकों ने जो है वो तत्वों और यौगिकों के बीच जो है वो भेद को समझा कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, यानी कि जो है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप जो है वो सिंपल एक चीज़ समझ लीजिए कि जो है वो एटम्स को आप एलिमेंट्स से जोड़ेंगे,
एटम्स को जो है वो आप किससे जोड़ेंगे, एलिमेंट्स से जोड़ेंगे। एलिमेंट्स का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम होता है। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है। यानी कि जो है वो एलिमेंट और एटम जुड़ा हुआ है और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे दिखा भी दी हूँ कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड ऑफ वाटर बोलेंगे। और कंपाउंड ऑफ वाटर कैसे बना है, H2O मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है। इसमें जो एक कण है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ लोग आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और सिंपल जो है वो आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कभी कभी वाटर को जो है वो कंपाउंड भी बोला जाता है और मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है, लेकिन इसको जो है वो कंपाउंड भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जो है वो आपने देखा कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर में जो है वो एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें अगर एक मॉलिक्यूल्स को निकाले तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, और अगर पूरे ग्लास को लें तो कंपाउंड ऑफ वाटर है। ठीक है, होप है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और कंपाउंड क्या है। और अगर नहीं याद आ रहा है तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप ये जान लें कि जब दो प्रकार के जो है वो एटम्स मिलते हैं, दो सेम कलर के, सेम, मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसका रंग रूप सब जब समान हो जाता है और तब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट तरह करके डिफरेंट तरह के जो है वो अगर एटम्स मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कि जो वो विभिन्न प्रकार के, जिसका कैरेक्टर जो है वो अलग अलग होता है, जिसका जो देखने में अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग होते हैं, और तब उनके बीच कॉम्बिनेशन होता है तो ये इसको जो है वो हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एटम्स इसमें भी है, कंपाउंड में भी एटम्स है, कंपाउंड भी एटम से मिलके बना है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के बना है। ठीक है, ये जो है वो कंपाउंड का हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड का हो गया। उसके बाद जो है वो अगर आप देख लें, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है। जैसे मान लीजिए जो है वो आपका H2 है, H2 को जो है वो हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है और तब जो है वो ये H2 कहलाता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में जो है वो आपका पूरा का पूरा, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, एल्केन ले सकते हैं, एल्काइन ले सकते हैं, एल्कीन ले सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं आप, KMnO4 ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है वो क्या है, ये डिफरेंट एटम्स से मिलकर के बने हैं। जैसे इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये सारे एटम्स जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो ये जो है वो कंपाउंड का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर KMnO4, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर KMnO4 का पूरा सोल्यूशन है और एक को अगर हम ले लें तो वो मॉलिक्यूल्स कहला देंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से अगर हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जो है वो कोई भी कंपाउंड अगर होता है, वो कंपाउंड जो है वो किससे मिलकर बना होता है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर होता है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, पूरा एक योग होता है, और उसके अगर एक पार्ट को हम ले लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। वो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर के बना हुआ हो सकता है, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर के बना हुआ हो सकता है। क्योंकि अगर हम वाटर की बात कर लें तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये भी जो है वो क्या बना रहा है, ये भी कंपाउंड बना रहा है आपका। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग का दूसरे चैप्टर में जो है वो चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हमारा कि ये आखिर ये एटम्स जो है वो कंबाइन कैसे करते हैं जिससे कि वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाए। तो उसके लिए कुछ न कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जो है वो किसने बताया, लेवोइजियर और प्राउस्ट ने बताया। लेवोइजियर और प्राउस्ट जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है वो बताया कि जो है वो कैसे जो है वो रासायनिक संयोजन होता है, यानी कि दो एटम के बीच में जो है वो संयोजन यानी बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है।
तो इसके लिए उन्होंने दो नियम बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि अगर हमारा कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, अगर रिएक्टेंट जो है वो, अगर जो है वो आपका रिएक्टेंट, मान लीजिए कि एक एक जो है वो एक पदार्थ मिला और दूसरा पदार्थ मिला, तो जो प्रोडक्ट होगा वो, मान लीजिए वो प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं होगा, वो सी भी हो सकता है, सी भी होगा और डी भी होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान यानी कि इसका मास जो होता है वो समान होगा। अगर यहाँ 1 ग्राम है, यहाँ 1 ग्राम है, तो यहाँ पे भी जो है वो ये 1 ग्राम और 1 ग्राम, यानी कि यहाँ अगर 2 ग्राम्स है तो इधर प्रोडक्ट भी जो है वो 2 ग्राम्स होगा। यानी कि द्रव्यमान जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इसको जो है वो आपके बुक में जो है वो एक प्रयोग के द्वारा भी दिखाया गया है, एक प्रयोग के द्वारा भी दिखाया गया है। वो प्रयोग को मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि मान लीजिए जो है वो एक बीकर लिया गया, ठीक है, एक जो है वो बीकर लिया गया, एक बीकर या फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है, एक फ्लास्क ले लेते हैं और इस फ्लास्क में जो है वो एक फ्लास्क में जो है वो हम कॉपर सल्फेट रखते हैं, कॉपर सल्फेट रखते हैं, ठीक है। और इसी में जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो, एक टेस्ट ट्यूब में बांध के लटकाते हैं और इसमें जो है वो हम लोग दूसरा कोई जो है वो द्रव्य रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, पहले हम लोग लटकाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर इसको हिला करके जो है वो पूरे जो है वो सॉल्यूशन को मिला देते हैं। तो पहले मिलाने से पहले जो द्रव्यमान होगा इसका, मिलाने से पहले जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जो होगा वो मिलाने पहले और बाद दोनों का जो है वो द्रव्यमान क्या होगा, वो सेम होगा। वही जो है वो ये लॉ कहलाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये यही है कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। यानी कि जो है वो आपका द्रव्यमान में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। अगर हम मिलाने से पहले भी वही द्रव्यमान रहेगा और मिलाने के बाद भी वही द्रव्यमान रहेगा। यानी कि द वेट नाइदर बी इंक्रीज नॉर डिक्रीज्ड, वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये पहला नियम है। उसके फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो जो है वो स्थिर अनुपात नियम में बनेगा। अगर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के जो है वो H2O का निर्माण कर रहा है, तो इसका प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा। यानी कि जो है वो प्रोपोर्शन में जो है वो कभी भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर 9 ग्राम जल का जो है वो अपघटन करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, ठीक है, ये 9 ग्राम अगर जल है हमारा और इसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, ये तो आपका बन गया, ये रिएक्शन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम 9 ग्राम जल को जो है वो का विघटन करते हैं, तो जो है वो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और जो है वो क्या मिलेगा, ये 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये 8 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो है वो द्रव्यमान जो है वो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, 8 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसलिए जो है वो इसका ये जो ये है इसका जो प्रोपोर्शन है वो जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही जो है वो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। यही आपका, मान लीजिए फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम अमोनिया का ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग अमोनिया का ले लेते हैं, NH3 का, NH3 का अगर हम विघटन करते हैं, तो विघटन करने के बाद जो है वो आपका 14.3 के अनुपात में ही जो है वो विघटन होगा। यानी कि 3 क्या होगा, 3 ग्राम जो है वो आपका 3 जो है वो हाइड्रोजन का होगा और ये 14 जो है वो किसका होगा, ये नाइट्रोजन का होगा, और दोनों मिला करके जो है वो 17 ग्राम रहेगा ये एमोनिया का, ठीक है।
तो ये कहने का मतलब कि प्रोपोर्शन जो होता है वो बिल्कुल जो है वो चेंज नहीं होता है, वो 14.3 के अनुपात में ही विद्यमान रहता है। अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, उसका जो है वो विघटन जो है वो इसी रूप में होगा। यानी कि प्रोपोर्शन जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, प्रोपोर्शन जो है वो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अगर नदी के जल को लें, तीसरा एग्जाम्पल, नदी के जल को लें, चाहे आप तालाब के जल को लें या नाली के जल को लें, सब में जो है वो आपका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, उसमें जो है वो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। यही जो है वो आपका क्या है, स्थिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। स्थिर और निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व जो है वो ये बताते हैं कि किसी भी यौगिक में जो है वो तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। उसका द्रव्यमान जो है वो अलग नहीं होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी। डाल्टन सर जो थे, उन्होंने भी जो है वो इस एटम्स के बारे में जो है वो बहुत सारे जो है वो तथ्य बताए। कुछ मिलते जुलते थे और कुछ और भी नया था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो मैं आपको जस्ट अभी बताई कि जो है वो ये मैटर अगर है, चौंक हमारा मैटर है, तो वो मैटर जो है वो किस चीज़ से मिल के बना होता है, स्मॉली टीनी पार्टिकल्स। यानी कि ये सब जो टीनी पार्टिकल्स किसे बोला गया, एटम्स को बोला गया। सेम चीज़ ये भी वही बोल रहे हैं कि मैटर जो है वो क्या चीज़ से बन के बना है, पदार्थ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, यानी परमाणु से मिलकर के बना है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होता है वो इनविजिबल होता है, यानी कि वो दिखता नहीं है। ठीक है, और दिखता भी नहीं है और उसको हम लोग बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका एक अपना एग्जिस्टेंस होता है। तीसरा उन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। सेम चीज़ हम लोगों ने जो ये नियम पढ़ा, वही चीज़ इन्होंने भी कहा कि जो है वो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल मतलब समान होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसी चौक को ही ले लें, तो इस चौक में जो है वो एक ही प्रकार के जो है वो इस तत्व में जो है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना है। इसमें जो है वो डिफरेंट नहीं है। इसलिए जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं। या ग्लास ऑफ वाटर ले लें तो इसमें वाटर के ही मॉलिक्यूल्स जो है वो हैं, है ना। तो सेम चीज़ जो है वो इन्होंने जो है वो कहा कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि मैं यहाँ पे भी बताई, सोडियम है, ये सोडियम ले लीजिए, या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कुछ भी ले लीजिए। ये अगर एलिमेंट्स है तो ये एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बना है, ये एलिमेंट्स जो है वो मैग्नीशियम के ही एटम से मिलकर के बना है, वो किसी अलग एटम से मिलकर के नहीं बना है। अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ही एटम से मिलकर बना रहेगा। अगर ये कार्बन है तो कार्बन के ही एटम से मिलकर बना रहेगा। अगर ये सोडियम है तो सोडियम के ही एटम से मिलकर के बना रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन एटम से ही मिलकर बना रहेगा। अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही एटम से मिलकर बना रहेगा। कहने का मतलब यही है। हाँ, और उसका मास जो होता है और केमिकल प्रोपोर्शन जो होता है वो समान रहता है। यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो हर एक जगह वाटर का फॉर्मूला और प्रोपोर्शन जो है वो वहाँ पे एक ही होगा। ठीक है, हर एक जगह के वाटर में 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। ये हो गया। उसके बाद जो है वो एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है वो क्या होगा, डिफरेंट मासेस होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। डिफरेंट मास एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लीजिए कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होगा, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का मासेस भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा। लेकिन वही अगर हम समान ले लेते हैं, समान एटम ले लेते हैं, तो समान एटम का जो है वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी समान होगा और उसका वेट भी समान होगा। ठीक है, यही बोलने का मतलब है। इसलिए जो है वो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ होल नंबर। और एटम्स जो होता है जब भी कंबाइन करता है तो होल नंबर में होता है, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा। जैसे कि CH4, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका, CH4 तो होल ही नंबर है। कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन जो है उसमें 4 है। यानी कि कार्बन बीच में है और हाइड्रोजन जो है वो किनारे किनारे लगा हुआ है। यानी एक होल नंबर के फॉर्म में ही ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। ठीक है,
CH4 बनता है। उसके बाद फिर क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव नंबर भी जो है वो क्या होता है, सेम रहता है, और इसका फॉर्म भी जो है वो कांस्टेंट रहता है इन अ गिवन कंपाउंड। इस प्रकार जो है वो डाल्टन ने भी जो है वो अपने एटॉमिक थ्योरी में वही बातें कही जो पहले के दार्शनिक लोग भी कहते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ा थोड़ा बहुत का जो है वो चेंजेस किया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो जो पहले के दार्शनिक और फिलोसफर बोलते आ रहे थे पहले, इस पूरे स्टडी के पहले जो बोलते आ रहे थे वही चीज़ जो है वो इन लोगों ने भी बोला। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 2 नियम दिया था लेवॉइजियर और प्राउस्ट ने, उसको डाल्टन ने भी जो है वो सिद्ध किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच में जो है वो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लें, जिससे कि जो है वो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आगे जो है वो हम लोग इस चैप्टर को बढ़ाते हुए जो है वो हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसके जो सिंबल्स क्या क्या होते हैं। सिंबल्स के बाद हम लोग परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक जो है वो वेट की बात करेंगे। उसके बाद फिर एटॉमिक वेट के बाद जो वो अणु क्या होता है वो बात करेंगे। फिर तत्वों के अणु क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। उसके बाद सरल यौगिक सूत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके जो हम लोग लेसन को कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अपने दोस्तों में जो है वो दोस्तों को बताइए, जो भी जो है वो अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जो है वो देख करके अपना लेसन कंप्लीट कर पाएँ। इसी आशा के साथ थैंक यू।